तो आपको क्या लगता है कि ये लव जिहाद जैसी घटना वाक़ई में हमारी माताओं-बहनों के लिए खतरनाक है? ये एजेंडा बन गया है एक तरीके से कि किस तरीके से इस देश की जो महिलाएं जो आगे बढ़ना चाहती है, जो आगे अपने सपनों को पूरा करना चाहती है, उन्हें उस उनको इस ब्लडी ट्रैप में फंसा कर उनके जीवन को खराब करने का काम किया जा रहा है। पहले एक हवा थी हमारे यहाँ मावजी और गुरु गोविंद की वाणियाँ चली जाती थी। फिर आता है 2010 के बाद का दौर जब फ़िल्मों का दौर आ गया। ख़ासकर बच्चे जब भी रोने लगते हैं तो उन्हें फ़ोन पकड़ा दिया जाता तो आपको क्या लगता है कि महिलाओं के लिए माहौल सेफ है, जहाँ आप जाती हैं वहाँ पे? वो कैसी भी लड़ाई हो, औरतों को उसमें ज़्यादा ही नुकसान होता है। लेकिन आजकल हम सस्ते व्यूज के चक्कर में हम उस स्तर पर गिर चुके हैं कि लोग हम गेट रेडी विथ मी की वीडियो बना रहे हैं वहां पे। आज के समय में धर्मांतरण जो है वो बहुत बड़ा मुद्दा देश में बना हुआ है। एक चंद पैसों की लालच में हम अपने देश में किस तरह का वातावरण पैदा करना चाह रहे हैं। घुसपैठियों की बात करें या घर घर के अंदर दिमक की बात करें, एक ही तरीके से है क्योंकि कभी ना कभी जैसे ही उनको मौका मिलेगा, वो अपना काम कर देते हैं। और दुनिया में सबसे जो है वो प्रदूषित सिटी अगर कोई है तो वो दिल्ली मानी जा रही है। तो ये एनवायरनमेंट चेंज को लेकर के यूथ क्या सोचता है? हर विद्यालय में बहुत से प्रोग्राम्स चलाते हैं, वैसे ही एनवायरमेंटल प्रोग्राम्स या फिर ग्लोबल समिट प्रोग्राम्स हमें चलाने चाहिए। टेररिज्म जो है न कि भारत का एक विश्व का सबसे बड़ा गंभीर एवं दुर्भाग्यवश विषय है। हमारी वागड़ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे नौकरी का मतलब केवल शिक्षक समझा जाता है। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो भी मिले यह भी सही और वो भी सही। संसद का सत्र हो या विधानसभा का सत्र, आपने देखा होगा नेताओं को बहस करते हुए, साथ ही विभिन्न मुद्दों पर सवाल उठाते हुए। और ऐसा ही जब हमारी युवा पीढ़ी करती है तो कार्यक्रम होता है युवा संसद का। देश भर में एक अभियान चलाया जाता है जिसमें स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले युवाओं को संसद और विधानसभा में यूथ सांसद के रूप में पहुंचने का अवसर मिलता है और वहां पे वे उन्हीं नेताओं की तरह विभिन्न मुद्दों पर सवाल उठाते हैं। नमस्कार, मैं हूं हेमंत पाठक राही और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शख्सियत। आज का ये शख्सियत कार्यक्रम इस मायने में खास है कि हम युवा दिवस मना रहे हैं। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है और उसी को लेकर के एक विशेष कार्यक्रम आज हमने आयोजित किया है। हमारे आज के कार्यक्रम में हमारे साथ होंगे ऐसे युवा गेस्ट जो युवा संसद कार्यक्रम में जा चुके हैं। कुछ युवा नई दिल्ली संसद में पहुंच चुके हैं और कुछ हमारी विधानसभा के अंदर, जिन्होंने एक प्रतिनिधि के रूप में अपने क्षेत्र के सवाल उठाए, अपने क्षेत्र के मुद्दे उठाए और युवाओं की आवाज को सरकार तक पहुंचाने का काम किया। तो आज ऐसे ही युवाओं के साथ में हम बातचीत करेंगे, जानेंगे उनकी क्या सोच है राजनीति के बारे में, उनकी क्या सोच है आज के मुद्दों के बारे में और उनकी क्या सोच है आज की युवा पीढ़ी के बारे में, और समझने की कोशिश करेंगे उनके इस सफर के बारे में और सीखने की कोशिश करेंगे कुछ ऐसे सबक जो हमारी भी जिंदगी में काम आ सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम, मिलते हैं हमारे गेस्ट से और बात करते हैं उनसे युवा संसद के बारे में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे साथ हैं हमारे यूथ मेहमान जो युवा संसद और विधानसभा में जाकर के अपनी बात रख चुके हैं। तो सबसे पहले तो आप सबका स्वागत है बीबीसी राजस्थान के इस स्पेशल कार्यक्रम शख्सियत में। तो सबसे पहले तो आपका परिचय एक बार ले लिया जाए, सबसे बातचीत की जाए और फिर धीरे धीरे हम सवालों का सिलसिला आगे शुरू करेंगे। तो शुरुआत सबसे पहले करते हैं आपसे, अथर्व जोशी। यस सर। तो सबसे पहले अपने बारे में बताएं कुछ। सर, मेरा नाम अथर्व जोशी है। मैं अभी हाल ही में पीएम श्री एमजीजीएस विद्यालय खांडू कॉलोनी में पढ़ रहा हूँ। अभी हाल ही में एक आयोजित यूथ पार्लियामेंट 2025 जिसमें मैंने सीएम की भूमिका निभाई है सर। बहुत बढ़िया। आपके बारे में? मेरा नाम है भारवी आचार्य और पिछले साल आयोजित लियो इंटरनेशनल स्कूल में यूथ पार्लियामेंट में मेरा चयन हुआ था ऑन द पोजीशन ऑफ लीडर ऑफ द ओपोजिशन एंड इट वाज एन वेरी ऑनरेबल रोल टू प्ले सो। नमस्कार, मेरा नाम है अरविंद नायक। पिछले साल आयोजित 2024 राष्ट्रीय युवा संसद में मैं राजस्थान विधानसभा और एनईवाईपी 2024 में मैं बांसवाड़ा का प्रतिनिधित्व कर चुका हूँ और अभी हाल ही में बीएलएलबी कर रहा हूँ एमएलए6। बहुत बढ़िया। मेरा नाम यश व्यास है, जो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसकी प्रथम राष्ट्रीय युवा संसद में मैंने राजस्थान को रिप्रेजेंट किया इन फ्रंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। उसके अलावा 2021 का राष्ट्रीय युवा संसद हो, 2023 का जो नेशनल एनवायरमेंट यूथ पार्लियामेंट हो, सभी में विगत 7 से 8 वर्षों में अलग अलग साहित्य, सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों में अपनी भागीदारी निभा रहा हूँ और साथ में मुझे नेशनल अवार्ड के साथ साथ राजस्थान कला रत्न से भी मुझे सम्मानित होने का अवसर मिला है। धन्यवाद। और फिलहाल क्या कर रहे हैं?
फिलहाल मैं राजनीति विज्ञान का शिक्षक हूँ, बच्चों जी। को पढ़ा रहा हूँ 11th-12th। बहुत बढ़िया। जी नमस्ते, मेरा नाम सलोनी टेलर है। मैं गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय में केंद्रीय छात्र संघ महासचिव हूँ। इसी के साथ-साथ पिछले वर्ष 2024 में मैंने दिल्ली छात्र संसद में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया था और मैं एमए आचार्य योग की गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। इसी के साथ अभी वर्तमान में मेरा एमबीए में शिक्षा चल रही है। नमस्कार, मेरा नाम हर्षित पंड्या है और वर्तमान में मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ बीवीबी बीएड कॉलेज में। और मैंने 2021 में बांसवाड़ा को रिप्रेजेंट किया है स्टेट यूथ पार्लियामेंट में। साथ ही मैं 4 वर्षों तक पहले नेहरू युवा केंद्र संगठन एनवाईकेएस में बतौर ब्लॉक समन्वयक मैंने काम किया है और वर्तमान में मैं बीएड वाले ट्रेनी टीचर्स को मैं पढ़ा रहा हूँ। धन्यवाद। तो परिचय का दौर यहाँ समाप्त होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये सारे युवा अपनी बात को संसद में रख चुके हैं और उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी, कई विषयों पर अपनी बात रखी और इन विषयों को लेकर के आज हम इनसे चर्चा करेंगे कि इतने लंबे समय के बाद में आप क्या सोचते हैं संसद के बारे में, हमारी राजनीति के बारे में और हमारे क्षेत्र के मुद्दों के बारे में या देश के मुद्दों के बारे में। तो सबसे पहला सवाल जो है वो हम करेंगे यश से कि भाई जो युवा है या जो वहाँ पे जब आप पहुंचे तो आपने किन मुद्दों पर अपनी बात रखी और आज के जो मुद्दे हैं उनको लेकर के आप क्या सोचते हैं? जैसे कि राष्ट्रीय युवा संसद, जो प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का एक बहुत बड़ा विजन था। हम्म 2019 में उन्होंने ये एक मन की बात कार्यक्रम में बात रखी कि कैसे युवाओं को लोकतंत्र से जोड़ा जाए, युवाओं को कैसे हम संसद के संवाद के माध्यम से उनको परिचय करा जाए, देश की नीतियां, देश के जो विचार है, देश के जो कार्यक्रम है, उनमें युवाओं की भूमिका और भागीदारी कैसे बढ़े, हम्म उसको लेकर के ये नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल आयोजन किया गया और मुझे वहां जाने का सौभाग्य मिला। प्रथम राष्ट्रीय युवा संसद में ही मैंने बांसवाड़ा के रूप में राजस्थान को रिप्रेजेंट किया नेशनल लेवल पर। हम्म इसका उद्देश्य ये होता है कि कैसे यूथ है वो इनोवेशन ऑफ आइडिया, इसकी जो थीम थी हम्म इनोवेशन ऑफ आइडिया, कैसे युवा है अपने विचारों के माध्यम से, अपनी नीतियों के माध्यम से, अपने नई ऊर्जा और नए सपनों के माध्यम से विकसित भारत के लक्ष्य को कैसे पूर्ण कर सकता है, हम्म इसको लेकर के ये आयोजन हुआ था। इसमें प्रथम रूप में जिला स्तरीय प्रतियोगिता होती है, फिर स्टेट यूथ पार्लियामेंट और फिर नेशनल यूथ पार्लियामेंट होता है। हम्म और ये कार्यक्रम होता है युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के तहत होता है, हम्म जिसमें विभिन्न विषय होती है, जिसमें अपन को खेलो इंडिया हो, स्वच्छ भारत हो, स्वस्थ भारत हो, कनेक्टिंग इंडिया कल्चरली, जोग्राफिकली एंड इकोनॉमिकली, एंड द रोल ऑफ यूथ इन हम्म डेमोक्रेसी एंड गवर्नमेंट, हम्म यानी लोकतंत्र में युवाओं की क्या भूमिका है, हम्म इसको लेकर के सब विचार करते हैं, संवाद करते हैं और वहां से कैसे युवाओं की विचार है वो हम्म देश की नीतियों का आधार बने। हम्म तो ये इसका माध्यम होता है सशक्त युवा, सशक्त लोकतंत्र और विकसित भारत। तो आप जब सबसे पहले वहां गए तो क्या अनुभव था आपका सबसे पहले? जब पहले गया तो यही था कि हम बांसवाड़ा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा मंच था। उसके अलावा जब हमें जो बिंदु दिया गया था वो संविधान की 75 वर्षीय यात्रा और उसके 11 स्तंभ दिए गए थे। हम उन संविधान की 75 वर्षीय यात्रा पर जब प्रकाश डालते हैं और जो 11 स्तंभों को साथ लेकर हम भारत को विकसित कैसे बना सकते हैं, जैसे कि हमारा है नैतिकता, अखंडता। हम जब अखंड होते हैं, अपने नैतिक मूल्यों का, अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, जब उनको साथ लेकर चलते हैं तो हम वाकई विकसित भारत बना सकते हैं। तो आप जब संसद में पहुंची तो वहां पे कितनी महिलाएं थी? क्या महिलाओं को उतना प्रतिनिधित्व मिल पाता है जितना कि हम सोचते हैं? और आपने एक महिला के रूप में वहां पे क्या देखा? जी, सबसे पहले बताना चाहूँगी कि जब मैं वहाँ पर गई, तो दिल्ली की मुख्यमंत्री आदरणीय वहाँ पर मौजूद थीं। इसके साथ-साथ जो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं, विजया राटकर जी, वो भी वहाँ पर उपस्थित थीं। तो जब मैं वहाँ पर पहुँची, तो जब हमने सबसे संपर्क किया, जो देश के कोने-कोने से जो महिलाएँ आई हुई थीं, तो जब मैंने बताया कि मैं राजस्थान के इस ज़िले से हूँ, तो सबसे पहले तो वो यकीन नहीं कर रही थी कि मैं बांसवाड़ा से हूँ। क्योंकि जो एक स्टीरियोटाइप बना हुआ है कि बांसवाड़ा के लोग लाइक अभी भी सोचते जनजातीय क्षेत्र है, तो कहीं न कहीं मानसिकता लोगों की बनी हुई है कि यहाँ के लोग पिछड़े हुए हैं, यहाँ के लोगों को इतनी समझ नहीं है, उस तरीके का माना जाता है। लेकिन जब मैं वहाँ पहुँची, जब मेरा व्यक्तित्व सबके सामने आया, तो सबसे बड़ी बात वो यकीन नहीं कर पा रहे थे कि आप जनजातीय क्षेत्र से हैं। तो मैं मानती हूँ कि जो कहा जाता है कि जनजातीय क्षेत्र पिछड़ा है, तो उसको जो लेकर विचारधारा बनी हुई है, उसको तोड़ने का काम यहाँ का युवा कर रहा है। तो सबसे बड़ी सौभाग्य और गौरव की बात है कि यहाँ का युवा देश को कि दिल्ली जैसे केंद्र में जाकर प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। सबसे पहली बात तो ये थी और वहाँ जाकर मैंने विषय जब मैंने रखा कि जो महिलाओं को लेकर
जो सामाजिक कुरीतियाँ चल रही है, आज भी हमारे देश में ऐसी कुरीतियाँ चल रही हैं कि महिलाओं को उतना दर्जा नहीं मिल रहा है जो मिलना चाहिए। उनके निर्णयों को उतनी प्रायोरिटी नहीं मिल रही है जितनी मिलनी चाहिए। तो उसको लेकर मैंने जो सरकार से वो मैंने अपना रखा था कि जो महिलाओं को लेकर जो सोच बनी हुई है, जो कुरीतियाँ हैं, उसको लेकर एक कानून बनना चाहिए कि जब महिला स्वाभिमान से जो उसको हक है, जिसको शिक्षा का, स्वास्थ्य का, हर चीज़ का जो अधिकार है, उसे वो मिलना चाहिए। इसको लेकर मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के सामने इसको लेकर अपना प्रस्ताव रखा था। इसके अलावा जो प्राइवेट सेक्टर में अभी भी देखा जाए तो जो महिला और पुरुष हैं, उनकी जो सैलरी है उसमें काफ़ी डिफरेंस होता है। तो इसके लिए एक लॉ होना चाहिए कि चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, जो वो काम को लेकर समर्पित है, तो उसका वेतन उतना ही होना चाहिए जितना पुरुष का होता है। इन सब बातों को लेकर मैंने अपना वहाँ पर व्यक्तित्व दिया था। बहुत बढ़िया। और जैसा कि इसमें परिवर्तन भी आ रहा है, अभी पुरुष क्रिकेट की टीम की तरह ही जो है वो महिला क्रिकेटर्स को भी जो है वो वेतन मिल रहा है। वहाँ जब आप युवा संसद में पहुँचे और हम जैसे देखते हैं बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ के नारे लगते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात होती है, तो क्या लगता है आपको कि आज के समय में भी इसकी ज़रूरत है या अब महिला सशक्त हो चुकी है? अ, देखने की सबसे पहली बात तो ये है कि भारत जो है वो 2 भारत हैं इस दुनिया में। एक भारत तो वो है जो आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ चुका है व्हिच इज़ वेरी डेवलप्ड, और एक भारत तो वो है जो कि पिछड़ा रह गया है, उन्हीं रिग्रेसिव वैल्यूज़ के साथ चल रहा है। उन्हें अभी भी स्कीम्स और बेनिफिट्स, गवर्नमेंट बेनिफिट्स की ज़रूरत पड़ती है। और इसका ये इकोनॉमिक डिस्पैरिटी वुमन के जो रिप्रेजेंटेशन है, उनके जो सोसाइटी में प्लेस है, उसमें क्लियर दिखती है। हुँ। जैसे कि आपका सवाल था, उसमें मैं ये भी ऐड करना चाहती हूँ कि अभी आगे का जो तबका जो बढ़ गया है, वो उनको पता है कि फेमिनिस्ट आइडियाज़ क्या होते हैं, उनको पता है कि उनके पास एम्पावरमेंट, उनको उनके राइट्स पता हैं। पर जिनको ज़्यादा ज़रूरत है, हुँ। जो कि पिछड़ा तबका है, जो कि दूसरा भारत है, और ऐसे उनको अभी तक उनके राइट्स के बारे में पता ही नहीं पड़ा है, क्योंकि जो ऑपरेशन है वो इतना सिस्टमैटिक है कि उन तक जो एड्स गवर्नमेंट दे रही है वो पहुंच ही नहीं पा रही है। तो ये भी बात है कि जैसे अमेरिका में वहाँ के वुमेन्स को बहुत सारे राइट्स हैं, इंडिया में भी बहुत सारे राइट्स दिए गए हैं। पर जैसे अ, ईरान की बात कर लें, जैसे कि तालिबान की बात कर लें, और बहुत सारे जो गवर्नमेंट्स हैं वो राइट्स नहीं दे रही हैं। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ऑफ वुमेन्स राइट्स, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड इक्वल नहीं है, हुँ। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्क करने की अभी ज़रूरत है। हुँ। और इसलिए मैं कंक्लूड ये करना चाहती हूँ कि द इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जो है वो दर्शा रही है साफ साफ कि जो वुमेन इनइक्वालिटी फेस कर रही हैं। तो जो वर्क करना चाहिए वो वहाँ भी करना चाहिए, पर ज़्यादा ज़रूरत वहाँ भी है। तो हम जब बात करते हैं यूथ की या युवा की बात करते हैं, तो युवाओं के जो मुद्दे होते हैं या युवाओं की जो पक्ष होते हैं, क्या उनको लेकर के सरकार गंभीर रहती है? जी निश्चित, बहुत अच्छा सवाल है आपका। सरकार कई मामलों में गंभीर होती है, लेकिन सही मायनों में सूचनाओं का जो डिलीवर होना है युवाओं तक नहीं पहुंच पाता है। आज भी हम देखते हैं कि जो बड़ी सिटीज के युवा है, वो यूथ पार्लियामेंट हो, चाहे स्टेट पार्लियामेंट हो, चाहे युवा महोत्सव हो, चाहे ऐसा कोई बड़े आयोजन हो, वहां पर जो बड़ी मेट्रो सिटीज है वहां का युवा जो है बड़ी विनम्रता से, बड़ी जोश के साथ में भाग लेता है। लेकिन जहाँ पे जनजातीय क्षेत्र का युवा है, वहां तक भाग लेना तो दूर की बात है सर, वहां तक सूचना ही नहीं पहुंच पाती है। हुँ। कहीं न कहीं जो सिस्टम है, वो ये समझता है कि नहीं ठीक है सर, कई बार युवा भी एक्टिव नहीं हो पाते हैं, तो हमें आवश्यकता हो कि सही माध्यम से सूचनाएँ पहुँचे, और पहुँचने के बाद में युवा उतनी ही तेज गति के साथ में उन कार्यक्रम में भाग ले और अपनी भूमिका वहाँ निभाए और अपनी हुँ। भूमिका वहाँ पे अदा करे। हुँ। जब ही हम लोग सक्षम हो पाएँगे, सशक्त हो पाएँगे, और हमारी राष्ट्र निर्माण में हमारी भूमिका उसमें निश्चित अ, हो पाएगी। तो मेरा यही कहना है कि इसके पहले सबसे पहले हमको शैक्षिक रूप से समृद्ध बनना होगा, हमारे विचारों को पुष्ट करना पड़ेगा, और हमें रुचि लेनी पड़ेगी, और हमें अपने अधिकारों के लिए वहाँ पे लड़ना पड़ेगा कि सर इट इज़ आवर राइट, ये हमारा अधिकार है और हमें चाहिए किसी भी कीमत पर। तो निश्चित तौर पे सरकार भी प्रयास करे, लेकिन दूसरी तरफ हमें भी उसमें प्रयास करना बहुत आवश्यक है। हुँ। तो जिस तरह से आपने वहाँ विधानसभा में अपने आप को एक्सप्रेस किया, जो लोगों के मुद्दे भी सुने वहाँ पे बहुत सारी समस्याओं के बारे में भी सुना आपने और फिर आपने उन सब चीज़ों का जवाब दिया।
तो ये सारी चीजें जो आप लोग बोल पाते हैं, कह पाते हैं, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो नहीं कह पाते, नहीं बोल पाते। तो इन चीजों के लिए क्या करना चाहिए सरकार को, जो यूथ जो है एक्सप्रेसिव हो सके? इसको लेकर के आपका क्या कहना है? सर, मैं अपनी बात को हमेशा से 2 वेज़ में कहता हूँ। आज भी 2 वेज़ में ही कहूँगा। जैसा कि आपने पहले बताया कि गवर्नमेंट्स को क्या करना चाहिए। गवर्नमेंट अपनी योजना बना तो रही है, लेकिन बात अभी जैसे कि भैया ने बताया कि एंड तक नहीं पहुँच पा रही है। हम्म। तो अगर हम शुरुआत करें कि गवर्नमेंट जो वर्क कर रही है, वो केवल एक ब्लॉक से नहीं, बल्कि हर विलेज से करना चाहिए उसको। हम्म। और गवर्नमेंट को साथ में ये भी काम करना चाहिए कि हर स्कूल में, हर मंथ या हर वीक जैसे नो बैग डे एक आयोजित होता है, उसी की तरह प्रोग्राम डे भी आयोजित करना चाहिए। क्योंकि हम्म। हम देखते हैं कि सामान्यतः प्राइवेट स्कूल्स में बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं या फिर हमारी जो डिस्ट्रिक्ट की राजकीय विद्यालय हैं, उनमें प्रोग्राम नहीं हो पा रहे हैं। और अभी-अभी जो सरकारी विद्यालयों का पार्लियामेंट आयोजित हुआ था, उसमें भी हम देख रहे थे कि हमारी प्रतिभा कहाँ तक जा सकती है सर। हम्म। तो गवर्नमेंट से यही मांग होगी कि वह सरकारी विद्यालयों में भी उतना ही हक दें, जितना वो प्राइवेट स्कूल्स में दे रहे हैं। हम्म। और साथ में सेकंड वेज में ये बात करना चाहूँगा कि जब आप फर्स्ट गवर्नमेंट को अगर पूरी माँग दे रहे हैं, तो दूसरी माँग आपकी माँ-बाप से भी होनी चाहिए कि आप अपने माँ-बाप को यह बताएँ कि बच्चों को हमें किस तरह से फ्रीडम देना है। हम्म। बच्चों को अगर पूरा खुला आसमान दे दें, वो नीला गगन दे दें, तो पूरी तरह से वो बच्चा खुल पाएगा। हम्म। जब तक बच्चा खुद ठोकर खा कर के नहीं सीखता है कि वो आगे जा कर के क्या करेगा, वो चीज़ आप खुद नहीं सिखा सकते सर। तो अभी आप जो देख रहे हैं, मेरे साथ में ये 6 युवा हैं, जो सांसद प्रतिनिधि के रूप में अपना पक्ष रख चुके हैं, अपनी बात रख चुके हैं। इतने ही युवा और भी हैं जो आज यहाँ नहीं आ पाए, जो अपनी बात इसी तरह से जो है वो संसद में उठा चुके हैं, रख चुके हैं। और इतने ही युवा और निकलेंगे बांसवाड़ा से अगर हमने सही दिशा में प्रयास किया। उन्हें सही तरीके से हमने जो है वो मोटिवेट किया, हमने सही तरीके से उन्हें तैयार किया। ज़रूरत है तो सिस्टम को सही करने की, और उस सिस्टम को सही करने की ज़िम्मेदारी शिक्षा विभाग की है, प्रशासन की है और उन नेताओं की है जो युवाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। क्योंकि नारों में तो सिर्फ युवाओं को आगे बढ़ाने से ज़्यादा दिनों तक चलने वाले नहीं हैं, उनको धरातल पर लाने की ज़रूरत है। तो यश, हम बात करें अगर मान लो आज के मुद्दों की या आज के जो हालात हैं देश के, उसके बारे में अगर बात करें तो आपको लगता है कि हम चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था हैं आज, तो क्या हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था तक जो पहुंचने का सपना देखा है, उस तक पहुंच पाएंगे जो स्थितियां हालात अभी हैं? जैसे कि अगर मैं बात करूं, हमारा और भारत इस देश। सवाल में एक और चीज कि इसमें यूथ की क्या भूमिका होगी? जी, मैं उस पर ही आना चाहता हूँ कि हमारा जो देश है, वो इसलिए सशक्त नहीं है कि वो विश्व की सबसे बड़ी चौथी अर्थव्यवस्था बन चुका है। हमारा देश इसलिए भी समर्थ नहीं है कि वो कम खर्चे में मंगलयान या चंद्रयान पर पहुंच जाता है। हमारा देश इसलिए भी समृद्ध नहीं है कि वो बहुत कम समय में 100 से अधिक स्टार्टअप और यूनिकॉर्न कंपनियां स्थापित कर देता है। अभी तो हमारा देश विकसित बनने के कगार पर इसलिए क्योंकि यहाँ की सबसे ज्यादा आबादी युवा है, क्योंकि यहाँ की नींव मजबूत है। और युवा अगर चाहेगा कि वो कैसे स्टार्टअप इंडिया से स्टैंडअप इंडिया तक बढ़े, कैसे डिजिटल इंडिया से मैक इन इंडिया की जरूरत नहीं है, मैक फॉर इंडिया की जरूरत है। हमें कैसे हम स्टार्टअप खुद की कंपनी को स्थापित कर सके ताकि युवा है वो कोलैबोरेशन, कोऑर्डिनेशन एंड कनेक्शन के माध्यम से कार्य करे। जैसे कि हम चाहते कि स्वदेशी विचारधारा को हम कैसे अपनाएं, कैसे यहाँ का युवा है, हम ये क्यों सोचेंगे हमारे देश में केरल का युवा है, वो लाखों की नौकरी को ठुकरा कर अपने मछुआरे के लिए, हमारे जो गांव के मछुआरे उनके लिए नए संसाधन विकसित करता है, तो वो करोड़ों की नौकरी ठुकरा देता है। तो हम ऐसे कई सारे आयाम स्थापित कर सकते हैं, चाहे वो शिक्षा में हो, चाहे एजुकेशन में हो, एम्पावरमेंट में हो, एनवायरमेंट में हो। और इसके अलावा हम कैसे युवाओं की जो डेमोक्रेसी में जो भूमिका है, नेतृत्व से नवाचार, नीति से नियंत्रण, उसमें हमारा क्या रोल हो सकता है, उसमें अगर वो युवा सशक्तिकरण के माध्यम से अगर आगे बढ़ता है, यानी खुद की ऐसी यूनिकॉर्न कंपनी स्थापित करने के बारे में सोचे, स्टार्टअप इंडिया के बारे में सोचे, तो निश्चित तौर पर भारत है वो विकसित भारत बनने की ओर अग्रसर होगा। तो जैसा कि यश ने कहा कि हम विकसित भारत की ओर बढ़ रहे हैं और यूथ की जो है वो महत्वपूर्ण भागीदारी है और युवा भारत है हमारा, तो आपको क्या लगता है कि उतने अवसर मिल पा रहे हैं युवाओं को कि हम जो है विकसित भारत की ओर जो है वो बढ़ सके? देखिए, युवा का पर्याय उल्टा होता है वायु।
अब वायु अगर अग्नि से मिलती है तो वो 2 तरीके से मिलती है। एक तो उसको भभका देती है अगर उसकी ही दिशा में चलती है, और विपरीत में चलती है तो उसे बुझा देती है। तो आवश्यकता है सिस्टम को इस तरह से बनाने की, उसे बुझाने का नहीं, उसे भभकाने का कार्य करे। आज भी हम देख लें तो भारत में स्टार्टअप्स को ना तो फंडिंग के लिए आज भी हमें विदेशी कंपनियों पर आश्रित होना पड़ता है। आज भी भारत का जो टॉप 10% शिक्षित युवा है, वो सीधे अमेरिका, यूके या कनाडा का रास्ता देखता है, क्योंकि वहां पर उन्हें सीधा 2 करोड़ से ज्यादा का पैकेज मिलता है। तो क्या हम वो पैकेज उन्हें नहीं दे पा रहे? लेकिन बात आती है राष्ट्रभक्ति की, तो राष्ट्रभक्ति जरूरी है, लेकिन उनका जो आर्थिक स्थिति है, हम बात करें तो आज डॉलर 91 पर पहुंच चुका है, तो वो सीधा ही अमेरिका को चयन करेगा ना। उसके बाद आपने बात करी कि चौथी से तीसरी अर्थव्यवस्था की, तो वो तभी संभव है जब युवा जागरूक हो, जब युवा भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाए। हमने कल या परसों सभी ने आपने इंस्टाग्राम पर देखा होगा कि एक मीम वायरल हो रहा है जिसमें 2 करोड़ का रेलवे फुट ब्रिज बना दिया, जिसकी औसतन लागत 60 लाख है। तो 1 करोड़ 40 लाख कहाँ गया, वो युवा को पता करना होगा कि वह, क्योंकि अगर वो 1 करोड़ 40 लाख ढूंढ निकालेगा तो वो कहीं ना कहीं उस युवा के ही कार्य में। तो जैसा कि अरविंद ने कहा कि युवाओं को अवसर मिलने चाहिए, उन्हें अच्छा आर्थिक पैकेज मिलना चाहिए। वैसे जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने रोजगार योजनाएँ चला रखी हैं, लोन की योजनाएँ भी चला रखी हैं व्यवसायियों के लिए, स्टार्टअप इंडिया जैसी योजना चला रखी है और व्यवसाय करने के लिए लोन भी दे रही है सरकार। तो आपको क्या लगता है कि इस सारी चीज़ों में मतलब भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है? क्या उन चीज़ों में भ्रष्टाचार के कारण जो है वो चीज़ें आखिरी पायदान तक नहीं पहुँच पाती? अ, जैसे कि आप बता रहे हैं कि भ्रष्टाचार करप्शन तो काफ़ी इस देश का बड़ा इशू है कि जिसकी वजह से जो पॉलिसीज़ हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती हैं। अगर इम्प्लीमेंट भी हो रही है तो उस हद तक नहीं हो रही है जो इतनी होनी चाहिए। तो ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है जहाँ ये चीज़ें नहीं चल रही हैं। तो इसको लेकर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। तो जो अभी बात करें हम जैसे महिलाओं के अधिकार की जब हम बात कर रहे थे, तो क्या महिलाओं को भी उतना अधिकार मिल पा रहा है आज की तारीख में? अगर आप व्यवसाय शुरू करना चाहें, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर हैं या जो है वो व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, तो क्या आप लोगों को उतना सपोर्ट मिल पाता है? महिलाओं की बात करें तो जैसा कि थोड़ी देर पहले ही भाई ने बताया था कि अ, महिलाओं को जो जिस तरीके से जो अवसर मिल रहे हैं, लेकिन अगर स्टार्टअप की बात करें तो एक तो अवेयरनेस की बहुत कमी रहती है कि अब किस तरीके से गवर्नमेंट से फंडिंग मिल सकती है, किस तरीके से हम वो उस चीज़ को अपना ग्रुप बनाकर उस अपना स्टार्टअप सेटअप कर सकती हैं। तो मुझे लगता है कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, जो गवर्नमेंट की फंडिंग पॉलिसीज़ हैं, उसको ज़्यादा अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है। तो महिलाएँ जो हैं, उसके बिना जैसे कि अभी भी कुछ राजस्थान की कुछ महिलाएँ हैं, वो अपने अपने स्तर पर उस चीज़ को करने की कोशिश कर रही हैं। अगर महिलाएँ अपने स्तर पर अगर शुरू करती हैं, फिर उनमें अवेयरनेस आती है, फिर उस चीज़ को लेकर फिर वो आगे बढ़ पाती हैं। हुँ। तो मुझे लगता है कि जो अवसर की बात करें तो अवसर तो अगर महिलाएँ करना चाहें, अगर महिलाएँ बहुत कुछ कर सकती है, आज महिलाएँ कर भी रही हैं। लेकिन अगर उनको अवेयरनेस ज़्यादा हो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को लेकर, तो वो ज़्यादा अच्छे से कर सकती जैसा कि बताया भ्रष्टाचार मुद्दा है, लेकिन उसके साथ-साथ एक विषय और भी निकल के आया कि अगर कोई व्यवसाय करना चाहता है युवा या कोई महिला व्यवसाय करना चाहती है, तो वो किन योजनाओं का लाभ ले सकती है, सरकार की किन योजनाओं में उसे लोन मिल सकता है, इसकी जानकारी भी स्कूल कॉलेजेस में बच्चों को देनी चाहिए, ताकि वो लोग जब अपना भविष्य तैयार करने के लिए मुड़ें या वो अपने भविष्य की कोई दिशा तय करें, तो उन्हें ये पता हो कि उन्हें कहाँ से मदद मिल सकती है या कहाँ से वो मदद लेकर के अपना काम कर सकते हैं। अब ये सिस्टम की ही कमजोरी है कि हम बच्चों को स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर इन सारी चीज़ों के बारे में बताते नहीं हैं या इन योजनाओं की जानकारी देते नहीं हैं। तो बाद में युवा जब अपने भविष्य की ओर बढ़ता है, तो वो नौकरी के पीछे भागता है, ना कि अपना व्यवसाय करने के पीछे। तो ये कमजोरी भी हमें जो है वो सरकार में रह करके या अपने ज़िम्मेदार पदों पर बैठ करके इनको पूरा करना चाहिए। जैसा कि हम बात कर रहे हैं महिलाओं के बारे में या नारी शक्ति के बारे में, तो एक मुद्दा बहुत ज़ोर-शोर से इन दिनों चलता है लव जिहाद को लेकर के। और लव जिहाद को लेकर के बहुत बातें की जाती हैं कि भई इस तरह से जो क्योंकि घटनाएँ भी ऐसी हमारे सामने आई है, कोई सूटकेस में मिला, कोई टुकड़ों में मिला, कोई फ्रिज में मिला। तो आपको क्या लगता है कि ये लव जिहाद जैसी घटना वाक़ई में हमारी माताओं-बहनों के लिए खतरनाक है? जैसे कि सर आप बात कर रहे हैं लव जिहाद के बारे में, तो ये जो ट्रैप है, ये ट्रैप अंडरग्राउंडली बहुत ह्यूजली चल रहा है सर कि ये एजेंडा बन गया है एक तरीके से कि किस तरीके से इस देश की जो महिलाएँ जो आगे बढ़ना चाहती है, जो आगे अपने सपनों को पूरा करना चाहती है, उन्हें उस उनको इस ब्लडी ट्रैप में फँसा कर उनके जीवन को खराब करने का काम किया जा रहा है। लव जिहाद के माध्यम से आप लोगों
को ब्रेन वॉश किया जा रहा है। महिलाओं जो कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं, जो स्कूल गोइंग गर्ल्स हैं, उनका टोटली ब्रेन वॉश करके उन्हें ब्लडी ट्रैप में फंसा कर उनके भविष्य के साथ साथ देश, जो हमारे देश की जो संस्कृति है उसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है सर। तो मैं कहना चाहूंगी, हर एक लड़की से कहना चाहूंगी कि आप ऐसे सामाजिक अतत्वों से, असामाजिक तत्वों से दूर रहिए और अपने जो आप जिस सपने, जिस एम्बिशन, जिस गोल के साथ आप अपने घर से निकलती है उसे पूरा करने में आप अपना समय दीजिए, ना कि ऐसे असामाजिक तत्वों से मिलकर। क्योंकि अगर आप उनसे अगर इस तरीके से जब भी आप उनके संपर्क में आएंगे तो वो आपको ब्रेन वॉश करके, आपको बहला फुसला कर, एक ब्लडी ट्रैप में फंसा कर आपके जीवन के साथ साथ आपके परिवार, आपके समाज, हमारे देश की अस्मिता के साथ खेलने का काम किया जा रहा है। तो जैसे कि द केरला स्टोरी, जो कश्मीर फाइल्स के माध्यम से आप अगर आप आपको देखकर आप पता चलेगा कि किस तरीके से महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। तो आप मैं सभी गर्ल्स से ये निवेदन करूंगी कि आप अपने जीवन को बचाइए, अपने जीवन के साथ साथ देश को जो हमारी राष्ट्र का पुनर्निर्माण में अपनी भागीदारी दीजिए और इस ब्लडी ट्रैप से दूर रहिए। तो आपको क्या लगता है, जैसा इन्होंने कहा लव जिहाद को लेकर के जो बात उठाई या जो मुद्दा उठाया, युवाओं की सावधानी की बात इन्होंने कही, लेकिन क्या हम ये नहीं जानते कि पारिवारिक वैल्यूज जो हमारे हैं, फैमिली वैल्यूज, वो भी कम हो गए हैं, संस्कारों की कमी हो गई है, या बहुत ज्यादा छूट देने से और निगरानी नहीं रखने से, या सोशल मीडिया के प्रभाव से, या इन सारी चीजों से जो है वो ये चीजें हो रही है? बेहद ही अच्छा सवाल करा। तो जो पारिवारिक वैल्यूज की बात करी कि संस्कारी वैल्यू, तो पहले एक हवा थी हमारे यहाँ, मावजी और गुरु गोविंद की वाणियां चली जाती थी और वही बच्चों को सुनाई जाती थी। लेकिन फिर आता है 2010 के बाद का दौर, जब फिल्मों का दौर आ गया। अब युवा और बच्चे, खासकर बच्चे, जब भी रोने लगता है तो उन्हें फोन पकड़ा दिया जाता है। मैं फोन को गलत नहीं कहता, क्योंकि फोन मेरे पास भी फर्स्ट क्लास में था, बट मुझे पता था कि इसका यूज कैसे करना है। आज पेरेंटल कंट्रोल नाम की चीज है, लेकिन वागड़ का कोई भी व्यक्ति पेरेंटल कंट्रोल का यूज अपने बच्चों के मोबाइल में नहीं करता, उसे पकड़ा देता है। यूट्यूब किड्स नाम की चीज है, अगर बच्चा रोता है तो उसे वह पकड़ाना नहीं चाहिए, ना कि उसे एडल्ट कंटेंट्स जो कि उसको इजीली एक्सेस हो रहे हैं उनसे उसे दूर रखना चाहिए। इन चीजों पर अगर हम ध्यान देंगे तो पारिवारिक वैल्यूज बहुत ही अच्छे से और जो संस्कार है वो अच्छे से डेवलप हो जाएंगे, तो ऐसी किसी भी प्रकार की घटना सामने नहीं आएगी। लेकिन जब तक हम उन पर कंट्रोल नहीं करें, मैं नहीं कहता कि कंट्रोल करिए, कंट्रोल से बिगड़ेगा, लेकिन आप उस पर निगरानी रखिए। अगर आपने निगरानी रखना छोड़ दिया तो फिर जो परिणाम है वो आपके स्वतः ही सामने आ जाएंगे। तो ये जो सारी बात चल रही है, जो इन्होंने बताया लव जिहाद को लेकर के या सारी चीजें लेकर के, तो आप अभी पढ़ रही हैं, बहुत सारी चीजों की तैयारी कर रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि महिलाओं के लिए माहौल सेफ है जहां आप जाती हैं वहां पे? जहाँ मैं जाती हूँ, मैंने जहाँ तक देखा है कि बांसवाड़ा इज़ रिलेटिवली सेफर देन ऑल दी अदर वाइड सिटीज़ अराउंड अस। पहली बात तो यूँ है कि ये जो सिटी का जो एरिया है वो ज़्यादा फैला हुआ नहीं है और गांव जो है वो क्लस्टर्स में बसते हैं। तो यहाँ पर जो ग्रुप है और जो सोसाइटी है वो बहुत ज़्यादा क्लोजली निटेड है। और इसकी वजह से एक बात ये भी होती है कि अभी मैं एक एग्ज़ाम देकर वापस आई और रात की 3 बज रही थी और मुझे ज़रा भी खौफ नहीं हुआ बस स्टैंड से मेरे घर तक चल के आने में। और ऐसा खौफ करने की बात भी नहीं थी क्योंकि वहाँ पर पुलिस की निगरानी थी। एक दिन ऐसे ही मैं गरबों से वापस आ रही थी, करीब लेट हो गया था, रात की 2 बज चुकी थी। मैं और मेरी फ्रेंड थी और पुलिस प्रशासन को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने रात की 2 बजे भी गाड़ी रोकी, हमें हमारे घर तक छोड़ा और फिर गए वो। तो बांसवाड़ा में सेफ्टी का अभाव नहीं है, पर जैसे कि बाहर जाएं और पूरे देश को देखें तो वहाँ पर आपको साफ साफ हेडलाइंस में दिखता है क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड हेट अगेंस्ट वुमेन इज सो नॉर्मलाइज दैट यू सी इट इन द हेडलाइन ईच एंड एवरी डे। हर एक दिन कोई नया केस आ जाता है और अगर वो बड़ी हेडलाइन बन गया तो उस पर 1-2 महीना धरना होता है, फिर किसी को बलि का बकरा बनाकर जेल में भेज देते हैं और बस मामला रफा दफा हो जाता है। और ये जो केस बड़ा बना, जो बड़ा नहीं बना वो तो खो जाता है। और इसमें मैं एआई का को भी मेंशन करना चाहूँगी कि जैसे इस साल स्केर आया, गवर्नमेंट ने भी अभी एक बयान किया, गवर्नमेंट में भी निर्देश इलॉन जारी मस्क को इलॉन मस्क को वार्निंग दी है क्योंकि केस क्या हुआ था कि जो एक्स ऐप है उस पे ग्रॉक एआई है, उससे रियलिस्टिक एक्सप्लिसिट इमेज किसी की भी एडिट हो सकती है। हम्म,
और ये मामला बहुत बड़ा बन गया था, बहुत मिसयूज़ हो रहा था और इसलिए गवर्नमेंट ने जो एक्स ऐप है उसको वार्निंग दी है कि 72 आवर्स में रिमूव द थिंग्स एंड मेक श्योर द गाइडलाइंस आर सेफ फॉर वुमेन। और एक ये भी बात है कि भले ही लड़ाई हिस्टोरिकल हो, पॉलिटिकल हो, ज्योग्राफिकल हो, इकोनॉमिकल हो, डिजिटल हो, कैसी भी लड़ाई हो, औरतों को उसमें ज़्यादा ही नुकसान होता है। ये तो एक सच्चाई है। और पर मैं इसके साथ ये भी कहना चाहूँगी कि जैसा मैंने देखा है, वी नीड टू प्रोटेक्ट द अवर बांसवाड़ा सोसाइटी बिकॉज जो जितनी क्लोजली रिलेटेड है, जितनी यूनिटी है, यहाँ पर इतनी हेट नहीं है पहली बात तो लोगों के लिए। दूसरा दंगे यहाँ पर मेजरली होते ही नहीं है। एंड बांसवाड़ा की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ही ये है कि भले ही गांव हो, भले ही सिटी हो, ये इतनी क्लोजली रिलेटेड सोसाइटी है कि हर एक इंसान यहाँ पर सेफ फील कर सकता है। जैसा इन्होंने कहा कि बांसवाड़ा या डूंगरपुर, हमारा वागड़ का क्षेत्र ले लें, बड़ी शांति है और बहुत सारी चीजें हैं। एक घटना अभी हुई डूंगरपुर जिले के अंदर पीठ कस्बे में, जहां पर ईव टीजिंग के कारण एक लड़की इतनी परेशान हो गई, उसकी माँ के साथ भी मारपीट हुई, उस लड़की के साथ में भी मारपीट हुई और वो इतना परेशान हो गई कि उसने जहर खा के आत्महत्या कर ली। उसके बाद में आंदोलन हुए, पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया, लेकिन उससे पहले जब शिकायत की गई तब पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो जो एआई वाली भी बात भी इन्होंने कही, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या आज का युवा सोशल मीडिया का उपयोग कर रहा है, दुरुपयोग कर रहा है, या इस तरह की जो घटनाएं होती हैं उसके ऊपर आपका क्या कहना है? जी सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका कि युवा जो है वो सोशल मीडिया का डेफिनेटली उपयोग कर रहा है, लेकिन आजकल हम सस्ते व्यूज के चक्कर में हम उस स्तर पर गिर चुके हैं कि लोग हम गेट रेडी विथ मी की वीडियो बना रहे हैं वहां पे। आजकल अगर मैं एक टीचिंग का, एक क्लास का वीडियो अगर मैं शेयर करूंगा, डेफिनेटली उस पे व्यूज बहुत कम आएंगे। लेकिन अगर मैं वही गेट रेडी विथ मी का वीडियो बनाऊंगा और अगर कदाचित अगर मैं लड़की हूँ, तो फिर आप देखिए मेरे व्यूज जो है वो मिलियंस में पहुंच जाएंगे। तो डेफिनेटली हमें हमारे कल्चर को सुधारना होगा, हमें हमारी संस्कृति को सुधारना होगा कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। अगली बात, अगर हम सिक्योरिटी की बात करें, महिलाओं की बात करें, जैसे कि आपने डूंगरपुर जिले का जिक्र किया, तो उसके बारे में बस यही कहूंगा मैं कि जिस दिन ये घटना हुई थी, अगर उस दिन उस थाने का एसएचओ, उस थाने का बीट प्रभारी, उस सर्कल का सीओ यदि थोड़ा सा अगर संज्ञान ले लिया होता तो शायद उस बच्चे की जान बच जाती। क्योंकि हम देखते हैं कि जब तक कोई रसूखदार का एकदम अप्रोच नहीं लगती है, तब तक प्रशासन भी कई बार पता नहीं क्यों कार्रवाई नहीं करता है। तो डेफिनेटली अगर एक छोटा सा रूल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि समानता का अधिकार, एक मतदान जब भी है, जब हम करते तो सभी की मतदान की पावर एक जैसी होती है। तो निश्चित तौर पे यदि ऐसी जब भी घटनाएं होती है तो हमें हमारे अभिभावक, हमारे साथी, हमारे मित्र और मीडिया, यदि आप मीडिया का साथ लेंगे ना साहब, तो ऐसा कोई काम नहीं जो आपका पूरा ना हो पाए। तो डेफिनेटली यदि अगर ऐसा कोई केस आता है तो आप डेफिनेटली अपने साथी, मित्र, परिवार, मीडिया और प्रशासन का भी साथ लीजिए, ताकि इस तरह की अप्रिय घटनाएं ना हो। और एक दूसरी चीज बताना चाहता हूं मैं कि जब सामने से इनपुट हम लोग देते हैं ना, जब तभी हमारे साथ कदाचित ऐसी घटनाएं होती हैं। आप स्वयं में इतने कंप्लीट रहिए, आप स्वयं में इतने सिंसियर रहिए, आप स्वयं में इतने ओबीडिएंट रहिए कि सामने वाला यदि आपके ऊपर नजर अगर रखे तो उसको पता चल जाए कि नहीं, यहाँ पे मेरी दाल गलने वाली नहीं है। तो हमारे अंदर भी एक स्वयं में एक अनुशासन होना चाहिए। हम सामने से उसको इस तरह की कोई राहगीर से हम बात ना करें, हम चले तो हम ग्रुप में चले। तो इस तरह का हमारे अंदर भी नेचर होना चाहिए। हमारी जो इंस्टाग्राम की आइडिया है वो सरेआम ओपन अप होती है, लोग हमारे फोटो का मिसयूज करते हैं और फिर एआई वगैरह से हम उसको एडिट करके उसको गलत माध्यम से पहुंचाते हैं। तो वुमन जो है खुद को भी अपना ध्यान रखना है, और जब आपके साथ ऐसा इंसिडेंट हो जाए तो अपने पेरेंट्स को सबसे पहले बिना डरे हुए उनको बताएं कि मम्मी पापा ऐसी घटना हो गई है। आप प्रशासन का साथ लें, दोस्तों का साथ लें और मीडिया का सहयोग लें, तो निश्चित तौर पर आपके साथ ऐसी कोई घटना नहीं हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। तो जैसा कि पंड्या जी ने कहा कि युवाओं को जो है वो एक जिम्मेदार बनने की जरूरत है, तो युवाओं को जिम्मेदार बनने के साथ ही जो हम पारिवारिक जो बात कर रहे हैं वैल्यूज की या उन चीजों की, तो आपको क्या लगता है कि आज के माहौल में जब न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, यानी कि परिवार टूट रहे हैं, पहले संयुक्त परिवार होते थे तो दादा दादी, नाना नानी, बहुत सारे परिवार के चाचा चाची सब साथ में रहते थे, अब न्यूक्लियर फैमिली हो गई, माँ बाप, दो बच्चे या एक बच्चा, तो ऐसे में युवाओं की जिम्मेदारी कितनी बढ़ जाती है, या उनको वो चीज मिल पाती है अपने परिवार से, वैल्यूज और वह सारी चीजें, या वो चीजों को कैसे कवर करता है? सर डेफिनेटली नॉट इन द न्यूक्लियर फैमिली कहना चाहूँगा,
क्योंकि सामान्यतः हम देखते हैं कि आजकल के ज़माने में एक फादर हो या एक मदर हो, दोनों ही किसी न किसी व्यवसाय में या किसी न किसी वर्क में बिज़ी रहते हैं, जिस कारण से वो अपने बच्चे पे पूरा ध्यान नहीं दे पाते हैं। उसी की जगह अगर हम जॉइंट फैमिली में बात करें, तो पहले के समय में यह केसेज़ नहीं होते थे बिकॉज़ ऑफ कि ग्रैंडफ़ादर या ग्रैंडमदर्स जो होते थे, वो अपने बच्चों पर पूरा ध्यान दे पाते थे। क्योंकि उन्होंने वो चीज़ पहले से जी ली है, उनका एक्सपीरियंस उनके पास है और वो चाह रहे हैं कि अपना एक्सपीरियंस आगे तक बढ़ाएँ। तो उस वजह से बच्चों के साथ वो कार्य नहीं हो पा रहा था जो अभी हो रहा है। हम्म। तो मेरा मानना है कि केवल एक बांसवाड़ा में ही नहीं, बल्कि हमारे इंडिया में हमारी संस्कृति को न भूल करके और अभी भी जॉइंट फैमिली में ही रहना चाहिए। तो यश, जिस तरह की बातें हम सुन रहे हैं या जो विषय हमने छेड़े, उन विषय में एक विषय ये भी आता है कि आज के समय में धर्मांतरण जो है वो बहुत बड़ा मुद्दा देश में बना हुआ है। चाहे वो जबरन धर्मांतरण की बात हो या लालच देकर के धर्मांतरण की बात हो। कई राज्यों ने जो है वो इस पर कानून भी बना दिए, जैसा कि राजस्थान में भी बना धर्मांतरण विरोधी कानून। तो इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं, ये धर्मांतरण क्या होता है और कैसे इसको जो है वो रोका जा सकता है? धर्मांतरण एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। मैं बताना चाहूंगा कि हमारे देश में अभी वर्तमान में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। यानी इन 36 राज्यों के अगर हम भौगोलिक परिदृश्य और कल्चर का परिदृश्य अगर दिखे, तो 9 राज्यों में ये पूरी तरह कल्चर चेंज हो गया। हम्म। वहाँ धर्मांतरण को लेकर हमारे देश में 810 के आसपास जिले हैं, वहाँ 200 जिले में लगभग जो जनसंख्या का परिदृश्य है वो पूरी तरह परिवर्तित हो चुका है। मैं किसी व्यक्तिगत धर्म पर कोई आरोप प्रत्यारोप करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन वहाँ का भौगोलिक और कल्चर का जो दृश्य देखेंगे, जो जनसंख्या अनुपात कह रहा हूँ मैं, जो धार्मिक रूप में देखे, भारत तो हम कहते हैं धर्मनिरपेक्ष एक तरह से देश है जहाँ सभी धर्मों का समान भाव है। लेकिन 810 जिलों में 200 जिले ऐसे हैं जहाँ का जनसंख्या अनुपात बदल चुका है। हमारे देश में 6000 तहसील है, लेकिन 1500 तहसीलों का पूर्णतः 1500 से 2000 तहसीलों का जो जनसंख्या अनुपात है वो बदल चुका है। ये धर्मांतरण का इतना बड़ा विषय है, चाहे लैंड जिहाद हो, लव जिहाद हो या धर्मांतरण हो, इन पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। एक बहुत बड़ा विषय घुसपैठियों का भी आ रहा है। आज हमारे देश में मैं बहुत बड़ी बात करना चाहूंगा। अभी हमने परिवार कुटुंब के बारे में चर्चा की, यूथ की बात की, रील्स, नेटफ्लिक्स, ओटीटी के दौर में जहाँ सोशल मीडिया का चारों तरफ का प्रभाव है, जहाँ डिजिटल अटैक हो रहे, जहाँ साइबर खतरे हो रहे, वहां हमारे देश के संविधान में कानून में बदलाव क्यों नहीं लाया जा रहा? आज धर्मांतरण में बिना कानून के, अगर कानून है तो उसको क्या इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस पर हमें सोचने की बात है। आज आज हम 2047 की विकसित भारत की कल्पना कर रहे हैं। वहां आर्थिक समानता की बात आती है, सामाजिक समरसता की बात आती है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात आती है, पर्यावरण संरक्षण की बात आती है और आत्मनिर्भर की बात आती है। ये पंच परिवर्तन है जिसमें सामाजिक समरसता के तहत ये धर्मांतरण का विषय आता है। लेकिन हमारे देश में ये कानून ऐसे क्यों नहीं बनाए जा रहे? कानून का खौफ जब तक नहीं आएगा, तब तक की ये जो जो जिहादी सोच है, जो ये मानसिक विकृति की सोच है, चाहे वो महिलाओं के प्रति हो, चाहे वो बच्चों के प्रति हो, चाहे आज सोशल मीडिया में कुछ कुछ हमको टाइप करना है, 2-3 सेकंड में बटन दबाने, एक झटके में एडल्ट कंटेंट सबके सामने आ जाता है। आज हम सोचते कि एक झटके में ओटीपी के लिए साइबर खतरा हो सकता है। आजकल डिजिटल अटैक का दौर है, हम देख रहे हैं। आज हम वैश्विक परिदृश्य को दृष्टि से देखें तो हमारे भारत को बहुत ही सतर्क और युवाओं को जागरूक करने की आवश्यकता है। मैं यहाँ एक शब्द इस्तेमाल करना चाहूंगा, अवेयरनेस। अवेयरनेस चाहे वो हेल्थ के प्रति हो, परिवार के प्रति हो, हमारे खुद के प्रति हो, देश के प्रति हो, राष्ट्र के प्रति हो। तो ऐसे में हम धर्मांतरण देख रहे, जहां जहां धर्मांतरण हो रहा है, बांसवाड़ा जिले में भी कई जगह ऐसी जगह है जहां बहुत ही चोरी छिपे धर्मांतरण की प्रक्रिया सामने आ रही है। एक चंद पैसों की लालच में हम अपने देश में किस तरह का वातावरण पैदा करना चाह रहे हैं, लेकिन इसके जो भयानक परिणाम आने वाले हैं वो निश्चित तौर पर हमारे देश को झकझोर करने वाले हैं। लेकिन मैं इसमें अगर सबसे बड़ा समाधान चाहूंगा तो वो कानून का समाधान। लैंड जिहाद हो, लव जिहाद हो, धर्मांतरण की बात हो या जितने भी घुसपैठी हैं, उनको लेकर एक मजबूत कानून बनाने की आवश्यकता है। और ऐसा कानून जो हमारे देश को एक रूपता में पिरोए। आज जैसे कि अभी यहाँ मैंने गरुड़ा में देखा, एक बहुत अच्छी कथा हुई, जात पात की करो विदाई, वागड़वासी भाई भाई। तो ये सामाजिक समरसता का भाव है। एसआईआर की बात चल रही, जातिगत जनगणना होनी चाहिए ताकि वंचित समुदाय को लाभ मिले, लेकिन हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि सामाजिक समरसता बनी रहे। और ये धर्मांतरण की घटना हो रही है, इसको प्रशासन को भी संज्ञान में लेना पड़ेगा और हमारा जो जुडिशियरी सिस्टम है, उस जुडिशियरी सिस्टम में बदलाव लाने की आवश्यकता है। आज बहुत सारे सैकड़ों कानून ऐसे हैं जो बहुत ही पुराने हो चुके हैं, वो उस समय बने थे, लेकिन आज ये नया भारत है, नए भारत में नई चुनौतियां हैं। तो नई चुनौतियों को ध्यान में रख करके ऐसे कानूनों पर हमें बदलाव लाना होगा और धर्मांतरण पर रोक लगाने की आवश्यकता है। धन्यवाद। तो जैसा कि इन्होंने जो बात करी, इस बात में एक विषय ये भी आया घुसपैठिया को लेकर के।
तो आपको क्या लगता है कि घुसपैठिए इस देश के लिए कितना बड़ा खतरा है? और इसको लेकर के यूथ को क्या करना चाहिए? और जो ये हमारा देश का कानून है, वो कानून कैसे इसको डील करे और आपको क्या लगता है यूथ इसमें क्या भूमिका निभा सकता है? घुसपैठियों की बात करें या घर घर के अंदर दिमाग की बात करें, एक ही तरीके से है, क्योंकि कभी ना कभी जैसे ही उनको मौका मिलेगा वो अपना काम कर देते हैं और बाहर से एकदम शांत स्वभाव लेकिन अंदर से पूरा खोखला कर देते हैं। ये ठीक इसी प्रकार घुसपैठी भी करता है कि जब उनको मौका मिलता है, चाहे वो दंगे में हो, चाहे आप दिल्ली के दंगे देख लीजिए 2020 के, सॉरी, 2020 के दिल्ली दंगों में आपने देखा कि न जाने कितने घुसपैठी, और उसके बाद भारत सरकार ने कार्य भी किया। कई सारे घुसपैठियों को बाहर करने के लिए ऐसे कानून बनाए, यूसीसी लीजिए, एसआईआर, जिसमें ऐसे कई वोटर्स जिनको केवल राजनीतिक लाभ के लिए, ऐसे घुसपैठियों को राजनीतिक लाभ के लिए यहाँ की नागरिकता दे दी गई, उन्हें भी बाहर किया है। और एक बात आती है कानून की, मैं खुद कानून का छात्र हूँ और मानता हूँ कि जुडिशरी सिस्टम वीक है, पर वो वीक क्यों है? क्योंकि उस पर भार बहुत है। और वो भार क्यों है? क्योंकि जो बाहर का सिस्टम, देखिए जुडिशरी सिस्टम में एक हमारे में एक कहावत है कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, मतलब कि जब तक आप उस इंसान को गिल्टी प्रूव नहीं कर देते तब तक वो इनोसेंट है। तो जब तक, और वो गिल्टी तभी होगा जब जो बाहर का सिस्टम है वो जुडिशरी की हेल्प करेगा। लेकिन बाहर देख रहे हैं भ्रष्टाचार है, जुडिशरी की हेल्प करने के लिए कोई तैयार नहीं है। या तो पॉलिटिकल पावर आ जाती है, जो पुलिस सही से कार्य नहीं करती, सही से अपनी जांच नहीं करती, और जो सबूत है वो जुडिशरी को नहीं देती। अगर जो सबूत और जो पुलिस जो सबूत 10 महीने में दे रही, वो अगर 1 महीने में दे दे, जुडिशरी अपना फैसला 1.5 महीने में सुनाकर उस व्यक्ति को सजा दे देगी। लेकिन आप देख लीजिए बाकी कानून, भारत में कई ऐसे नवाचारों की जरूरत है, कानूनों में भी नवाचारों की जरूरत है, जो कि भारत को और सशक्त बनाए और पावरफुल बनाए। ये सारे मुद्दों पे जब हम चर्चा कर रहे हैं, घुसपैठिया, धर्मांतरण, चुनाव, एसआईआर, इन सारी चीज़ों को देख लें, लेकिन अभी एक मुद्दा बहुत ज़्यादा गर्म है और वो है प्रदूषण को लेकर के। आज दिल्ली के हालात हम देखें तो वहाँ पे इतना प्रदूषण है, देश और दुनिया में सबसे जो है वो प्रदूषित सिटी अगर कोई है तो वो दिल्ली मानी जा रही है। तो ये जो इन्वायरमेंटल चेंज जो आ रहा है, या जो हम पेड़ पौधों की लगातार कटाई कर रहे हैं, अभी अरावली का मुद्दा भी आया कि 100 मीटर से जो है वो छोटी जो भी पहाड़ी होगी उसको अरावली नहीं माना जाएगा। उसको लेकर के आंदोलन हुआ और सुप्रीम कोर्ट को अपना ही फैसला बदलना पड़ा या उस पर फिर से सुनवाई शुरू करनी पड़ी। तो ये एनवायरनमेंट चेंज को लेकर के यूथ क्या सोचता है? देखिए, यूथ इस बारे में बहुत एक्टिव है और ये बात इसलिए भी है कि फ्यूचर हमारा है। वी आर द फ्यूचर, बट व्हाट विल वी डू अबाउट द फ्यूचर इफ देयर इज नो फ्यूचर? फ्यूचर क्या है हमारा? देखिए, रियो डे जेनेरियो अर्थ समिट ब्राज़ील में ये फैसला हुआ था, वहाँ पर सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट टर्म कॉइन की गई थी। और इंडिया पे आते हैं तो इंडिया की सबसे मेन बात ये है कि जैसे आपने बोला कि सेव अरावली मूवमेंट अभी चला, और जैसे दिल्ली का पॉल्यूशन है ये देखने को मिल रहा है, हमारी मेजरली नदियाँ जो कि पॉल्यूटेड हैं, और ऐसा भी कोई नहीं है कि सिर्फ दिल्ली ही पॉल्यूटेड है। इंडिया की मेजर सिटीज़ पॉल्यूटेड हैं और ये मैं जगह जगह गई हूँ, वहाँ मैंने देखा है। जैसे कि बांसवाड़ा की ही ले लें, यहाँ पर कोई मेजर इंडस्ट्रीज़ नहीं है, ये मेजर इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, ये एक ट्राइबल एरिया है, इसको तो शुद्ध होना चाहिए। पर आज का ही AQI 104 पहुँच गया है। और ये शर्मसार करने वाली बात है कि AQI 104 पहुंच रहा है और PM 2.5 की मात्रा 4.8 टाइम्स ज़्यादा है फ्रॉम द एडवाइजेबल लिमिट। और बांसवाड़ा का एक ये भी बहुत बड़ा जो आज के तारीख में मुद्दा है कि यहाँ पर मेन सिटी में जाएं, आप मेन मार्केट में जाएं तो वहाँ पर जो वेहिकुलर पॉल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, वहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, एंड वी नीड टू कर्ब दिस बिकॉज बांसवाड़ा इज़ अ वेरी एनवायरमेंटली सेंसिटिव एरिया। और एक ये भी बोलना चाहूँगी कि सिर्फ ये ही बात नहीं है, और जहाँ तक अरावली की बात पर आए, वहाँ पर देखिए लैंड माइनिंग तो पहले भी होती थी। राजस्थान के लैंड माफिया, राजस्थान का सैंड माफिया बहुत फेमस है, विख्यात है वो। बट ये जो फैसला दिया गया वो मैं कहना चाहूँगी कि एक बेशर्म फैसला था, एक बेधड़क चाल थी हमारी अरावली को गिराने की। और आई एम अ ह्यूमैनिटी स्टूडेंट, मैं ज्योग्राफी पढ़ती हूँ रोज, और वहाँ पर वो अरावली जो है ना, वो सिर्फ अरावली नहीं है, उसकी अहमियत
आप अगर नहीं समझ रहे हो तो आप इंसान ही नहीं हो। हम्म, वो आपको शुद्ध हवा देती है, शुद्ध पानी देती है, आपको जमीन देती है, घर है आपका वो, और आप उसको तोड़ना चाह रहे हो। इससे और बांसवाड़ा का एक बहुत बड़ा मुद्दा ये भी है कि यहाँ पर पेड़ साफ हो रहे हैं और ये सब, और इन मुद्दों को यूथ को ही देखना पड़ेगा, और इन मुद्दों को गवर्नमेंट को भी ज़्यादा सीरियसली लेना चाहिए, हम्म, क्योंकि वो जो आज जितना एक्सप्लॉइट कर रहे हैं उनके पास वापस आएगा। अरे इतना पैसा छाप के क्या करोगे? ना आपके पास सांस लेने के लिए हवा होगी, ना आपके पास पीने के लिए साफ पानी होगा, ना आपके पास खाने के लिए शुद्ध खाना होगा, ना आपके पास रहने के लिए घर होंगे। जैसे धराली फ्लड, पूरा गांव के गांव, पूरा गांव के गांव बाढ़ में चला गया। अब हम्म, इसका क्या फायदा इतने डेवलपमेंट का, इतने होटल्स, इतने रिजॉर्ट्स, इतने रोड्स, इतने टनल्स बना के क्या फायदा हुआ? एक बाढ़ आई, इससे किसी को हार्म हुआ नहीं हुआ हो, आपको हार्म हुआ, आपके इन्वेस्टमेंट को हार्म हुआ, एनवायरनमेंट को हार्म हुआ, हिमालयस को हार्म हुआ, और प्लस ग्लोबल वार्मिंग का इशू तो बढ़ता ही जा रहा है। जैसे बांसवाड़ा में ही आजकल गर्मी आने पर तो 50 हिट कर जाता है तापमान। ये कोई सामान्य नहीं है, और इस पे यूथ को ही नहीं, सरकार को, और हमको, सबको आप, मिलकर के इस पर काम करना जी, चाहिए, इस पर सबको ताकि मिलकर और खास करके युवाओं की जिम्मेदारी है कि वो जो है वो इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, इस पर्यावरण को बचाने के लिए या इसे सुरक्षित रखने की दिशा में जो है वो मिलकर के काम करें। क्योंकि सिर्फ हम तो अपना जीवन जी चुके यूं मान लें, जो आने वाली पीढ़ी है उसे हम क्या दे करके जा रहे हैं, उसकी भी नहीं, जिम्मेदारी नहीं, हमारी है। देखिए, जिम्मेदारी सिर्फ युवा की नहीं है, जिम्मेदारी आपकी भी है कि जैसे आपकी उम्र है। मैं यही कह रहा हूँ कि जो हम आज युवा से, पीढ़ी के लिए जो कर रहे हैं, हम क्या करके जा रहे हैं, हम क्या जी, छोड़ के जा और रहे हैं। आज से 10 साल बाद ठीक है, युवा तो सह लेगा, पर जो बूढ़े लोग हैं उनको ज्यादा और ज्यादा तुरंत तकलीफ होगी। हम्म। तो सभी को एनवायरनमेंट का ख्याल रखना चाहिए। तो जैसा इन्होंने बताया कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में यूथ की भूमिका जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और पर्यावरण को लेकर के एक सजगता जो है वो हर व्यक्ति में होना जरूरी है। तो जिस तरीके से हम अभी आज के दौर में हैं, उसमें क्या लगता है आपको कि क्या पर्यावरण को बचाने के लिए यूथ क्या क्या कर सकता है? सर अभी के समय में बिल्कुल छोटे स्तर से अगर चालू करें तो हम हर विद्यालय में बहुत से प्रोग्राम्स चलाते हैं। वैसे ही इन्वायरमेंटल प्रोग्राम्स या फिर ग्लोबल समिट प्रोग्राम्स हमें चलाने चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारी यूथ जो है वो हमारी स्कूल्स में ही है। और अगर हमारी आने वाली पीढ़ी ही सीख जाएगी कि किस तरह से हमें हमारे इन्वायरमेंट को बचाना है, तो हमारा इंडिया पूरी तरह से सेफ हो जाएगा। तो हम पूरी तरह से एक बात कह सकते हैं कि हमें प्लास्टिक यूज़ नहीं करना है। हमें हर हमारे जन्मदिन पर या फिर हमारा कोई नया कार्य हो तब हमें पेड़ पौधे उगाने, और न केवल उगाने हैं, उसकी पूरी तरह से केयर करनी है। साथ में हम ये चीज़ कर सकते हैं कि हम अभी जो बहुत सारे प्लास्टिक यूज़ करके और जो नॉर्मली थिंग्स ऐसे ही फेंक देते हैं, वो फेंक करके नहीं, और बिल्कुल अलग एक डिब्बे में डाल करके उसका रिसाइकल करें। हर विद्यालय में क्यों ना 3 डिब्बे लगाए जाए, जिसमें गीला कचरा, सूखा कचरा और प्लास्टिक या नॉन रिसाइकलेबल थिंग्स जो होती हैं उनका अलग अलग तरह से डिस्ट्रीब्यूशन करके और कुछ ना कुछ कार्य किया जाए, जिससे कि हमारी यूथ ही नहीं बल्कि हमारी पूरी इंडिया की एनवायरनमेंट की पावर बहुत बढ़ जाएगी सर। तो जैसा कि अथर्व ने कहा कि हम पर्यावरण को बचाने के लिए शुरुआत खुद से करें, खुद ही जो है वो प्लास्टिक चीज़ों के इस्तेमाल को पहले तो अपने आप से रोकें, अपने घर से रोकें, अपने मोहल्ले से रोकें, और फिर समाज तक ये संदेश जाए कि हमें पर्यावरण संरक्षण की दिशा में क्या करना चाहिए। और यूथ की भूमिका इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आने वाला भविष्य उनका ही है। उन्हें ही इस धरती और इन संसाधनों का उपयोग करना है। तो वो कितना साफ और स्वच्छ संसाधन उपयोग कर पाते हैं, उसके लिए उनकी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। तो जैसा कि इन्होंने बात करी सेफ इंडिया को लेकर के बात करी, एक मुद्दा और आता है इसमें आतंकवाद को लेकर के। तो आतंकवाद का जो मुद्दा है उसमें बाहरी आतंकवाद की जो बात होती है कि हम पर हमले हो रहे हैं या बम विस्फोट हो रहे हैं, कहीं पे क्या हो गया। एक होता है रेडिकलाइजेशन, किसी को जो है वो मतलब उन्मादी जो होते हैं जो लोग, और उनके जो है वो माइंड वॉश करके या ब्रेन वॉश करके उनको ऐसा बना दिया जाता है कि वो समाज और देश के लिए खतरा बन जाते हैं। तो आपका क्या सोचना है उसके बारे में? सर मैं बताना चाहूँगी कि टेररिज्म जो है न कि भारत का एक विश्व का सबसे बड़ा गंभीर एवं दुर्भाग्यवश विषय है कि आतंकवाद के माध्यम से कुछ लोग अपनी
असामाजिक सोच है उसके माध्यम से लोगों का अहित करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हमारा कश्मीर के पहलगाम में हुआ, हमारे भाइयों और बहनों को उनका धर्म पूछ कर, उनकी जाति पूछ कर मारा गया कि आप किस धर्म से हैं, उनका सिंदूर छीन लिया गया। ऐसे ही जब ऐसी गतिविधि होती है तो जो ऐसा कहा जाता है कि महिलाएं आगे नेतृत्व नहीं कर सकती है, तो हमारे देश की जो महिलाएं हैं उन्होंने इस ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से उस देश को घुटनों पर लाने पे मजबूर कर दिया। और जब कहा जाता है कि महिलाएं कुछ नहीं कर सकती है तो उनके लिए एक एग्जाम्पल सेट किया कि हम टेररिज्म जैसे इतने सीरियस इशू पर महिलाएं लीडरशिप कर सकती हैं। मैं सर बताना चाहूंगी कि अमेरिका जैसा देश, ओसामा बिन लादेन जो पाकिस्तान में जो छुप गया था, उसको मारने के लिए भी वहाँ अमेरिका जैसे डेवलप्ड कंट्री जो हम कहते हैं उसको, वहां पर भी महिलाओं को लीडरशिप नहीं दी गई। अभी मैं जापान की बात करूं, जापान हमसे आगे देश माना जाता है इकोनॉमी में, वहां की प्रधानमंत्री इस बार पहली बार वहां की प्रधानमंत्री एक महिला बनी है। तो क्यों हर बार भारत को कहा जाता है कि यहाँ की महिलाएं पीछे है? महिलाएं बिल्कुल भी इस देश को आगे ले जाने में और अपनी सारी एफर्ट्स जो है वो देती हैं। इस आतंकवाद के बारे में एक चीज मैं और करना चाहूंगी सर। हाँ, कि आतंकवाद जैसे हमें दूसरों देश से जितना खतरा है जो आतंकवादियों से, हमारे देश में भी ऐसे आतंकवादी, नक्सलवादी, माओवादी जो सोच की विचारधाराओं के जो लोग हैं, जो छात्र है जेएनयू जैसे विश्वविद्यालयों में पढ़कर भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसी बातें करते हैं। और यहाँ जनजाति क्षेत्र की बात करूँ तो यहाँ पर भी कहा जाता है कि आदिवासी हिंदू नहीं है और महिलाओं को सिंदूर और जो मंगलसूत्र वो यूज नहीं करना चाहिए। आपसे कौन पूछ रहा है, आपसे कौन पूछ रहा है महिलाओं को क्या करना चाहिए? आपको महिलाओं को निर्देशित करने का, महिलाओं की अस्मिताओं पर सवाल खड़ा करने का हक इस देश में किसी को नहीं है। आप महिलाओं को क्या करना है क्या नहीं करना है आपको बताना नहीं चाहिए, क्योंकि जब आप महिला, इस देश की संस्कृति विरासत रही है, इस देश की परंपरा रही है, इस देश में जीने का एक तरीका रहा है, उसके माध्यम से इस देश की संस्कृति बनी है। उस संस्कृति के ऊपर आप सवाल उठाओगे तो इस देश का युवा और इस देश की महिलाएं आपको वो जवाब देंगी जो आप कल्पना नहीं कर सकती हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगी कि आतंकवाद जैसा जो विषय है हमारे देश में भी चल रहा है और ऐसे संगठनों से, ऐसे लोगों से बच के रहने की जरूरत है। और उन्हें और अपने लीडरशिप के माध्यम से उनको बताने की जरूरत है कि हम अगर देश की अस्मिता के साथ, एकता के साथ खिलवाड़ करेंगे तो आपको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आतंकवाद पे बात हुई, धर्मांतरण पे बात हुई, बहुत सारे विषयों पे बात हुई, इन्वायरमेंट पे भी बात हुई। अब बात आती है शिक्षा को लेकर के। और एक महत्वपूर्ण विषय ये होता है कि जैसे आज हम बांसवाड़ा जैसी सिटी में है या वागड़ जैसा जो हमारा एरिया है, इस एरिया में बच्चे पढ़ने के बाद में ज़्यादा स्कोप नहीं सोच पाते कि उन्हें क्या करना है, क्या बनना है। ले दे करके या तो वो टीचर बनना है या फिर कुछ और 1-2-3 ऐसे फील्ड हैं जिनमें बच्चे जाने की बात करते हैं। तो युवाओं को ऐसे एजुकेशन सिस्टम में कैसे ढाला जाए कि जिनके सामने एक बहुत ज्यादा रेंज हो कि जहां बच्चे अपने आप को सरवाइव कर पाएं और उन जगह पे देख पाएं। जी बिल्कुल सर, हमारी वागड़ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे नौकरी का मतलब केवल शिक्षक समझा जाता है कि ये सरकारी मास्टर होना चाहिए। सर हम ऐसा बने और हमारी सोच ऐसी बदले कि हम नौकरी लेने वाले ना बने, नौकरी देने वाले बने। उसके लिए हमें स्टार्टअप करना पड़ेगा, बिजनेस करना पड़ेगा और इसके लिए निश्चित तौर पे समाज को और सरकारों को, युवाओं को कहीं ना कहीं एक फंडिंग करनी पड़ेगी, उनको एक पुश देना पड़ेगा कि सर आप जिस इस दिशा में भी जाइए। अगली बात मैं करता हूँ सर एजुकेशन के बारे में। तो सर हमारे यहाँ पे बिल्कुल भी प्रतियोगी परीक्षाओं का माहौल बिल्कुल नहीं है। अगली बात सर कि चूंकि ट्राइबल एरिया है तो हमें जब प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो हमें ये भी तैयारी के साथ ये सोचना पड़ेगा कि अगर नहीं हुआ तो नहीं होने पर भी तैयारी करनी पड़ेगी हमें, कि अगर मैं हार गया तो मेरी मेंटल स्टेबिलिटी कैसी रहेगी, मेरा मानसिक संतुलन कैसा रहेगा, परिवार की क्या स्थिति रहेगी। लेकिन हम देखते हैं कि जब युवा तैयारी करता है तो एक ही बात सोचता है कि क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो भी मिले यह भी सही और वो भी सही, इसी उद्देश्य को मानकर युवा तैयारी पर करता इसमें है। एक सवाल ये भी है ना कि जैसे हम किसी 10वीं के बच्चे से या 9वीं के बच्चे से या उन बच्चों से जब पूछते हैं कि आप बड़े होकर के क्या बनोगे, तो डॉक्टर, इंजीनियर और कलेक्टर के अलावा तीसरा शब्द नहीं निकलता। अब ज्यादातर बच्चे एग्जैक्टली, यही कहते हैं। तो क्या एग्जैक्टली, इन 3 के अलावा कुछ बचा ही नहीं है दुनिया में? एग्जैक्टली सर, बहुत सारी चीजें बची हुई है। जैसे मैंने भी देखता हूँ सर, 10th का बोर्ड का रिजल्ट जब आता है, 12th का आता है, तो बच्चे अमूमन यही कहते हैं कि सर आईएएस बनना है। पर आप देखेंगे सर उस 5 साल के बाद वो बच्चा आईएएस से आरएस पे आता है,
आरएस से वो टीचर पे आता है, और आजकल तो ये हो गया है कि 4th ग्रेड पे ही आ गए हैं सभी लोग। तो निश्चित तौर पे सर हमें एक पॉजिटिव गाइडेंस की आवश्यकता है, और कहीं न कहीं सर हम प्रतियोगी परीक्षाओं का माहौल देखते हैं कि एक केवल एक परीक्षाओं का फॉर्म भरने के लिए एक सीईटी का एग्ज़ाम होता है। हम्म, मैंने खुद ने 4 बार वो क्वालीफाई किया, लेकिन अब ये स्थिति है कि उसमें भी प्री का देना पड़ेगा, उसमें मेन देना पड़ेगा, उसके बाद जाके तो केवल आप उसका फॉर्म भर पाएँगे। हम्म, फॉर्म भरने के बाद फिर उसका एक पेपर होगा, फिर सेकंड पेपर होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा, फिजिकल होगा, तब जाके कि 2 गुना में चयनित होता है। हम्म, और फिर जब 50% या 30% महिला आरक्षण है, तो उसमें युवा जो मेल है, और उसमें भी जनरल का मेल है, हम्म। उसको नौकरी पाना सर एक तरह से ऐसा है कि या तो कैलाश चढ़ना है या फिर हिमालय तो ये चढ़ना जो है। नई शिक्षा नीति आई है अभी, तो ये नई शिक्षा नीति कितनी सहायक हो सकती है बच्चों को ग्रोथ करने में या उनको और ब्रॉड इलाका देने में? सर नई शिक्षा नीति केवल केवल एक यूनिवर्सिटी की कॉपियां भरने तक ही सीमित रह गई है। आप सभी लोग जानते हैं कि यह ऐसा कहते हैं कि आप 25 पत्ते भर के आइए, मार्किंग हो जाएगी। सर हमें ऑब्जेक्टिव एंड कंटेंट हमारा शार्प करना होगा। हम्म, आज एक ऐसा बच्चा है जो एमए इंग्लिश करके आता है, लेकिन 2 लाइन इंग्लिश में नहीं बोल पाता है। तो ऐसी स्थिति में एनईपी कहीं न कहीं हमारे लिए असफल होती दिखती है। हमें प्रैक्टिकल नॉलेज को फेस करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल नॉलेज को लर्न करना पड़ेगा। और आज हम देखते हैं यहाँ पे बांसवाड़ा की ये स्थिति है कि केवल केवल हम लोग नौकरी मतलब टीचर समझते हैं। हमें यहाँ की आइडियोलॉजी को चेंज करना पड़ेगा, और निश्चित तौर पे कहीं न कहीं बदलाव देखा भी जा रहा है। तो जो बात हम लोग कर रहे हैं कि बच्चों को पढ़ाई के साथ ही, किताबी ज्ञान के साथ ही हुनर भी सिखाना होगा, ताकि वो लोग इस देश के लिए कुछ प्रोडक्टिव कर सकें। क्योंकि सिर्फ़ किताबी ज्ञान से तो आप जो है वो नहीं पार पा सकते और जो है वो उनको नए भविष्य की ओर नहीं ले जा सकते। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें करने की ज़रूरत है और इसके लिए के लेकर के जो यूथ है आज का जो सोचता है, उस सोच के साथ में सरकार को और प्रशासन को चलना होगा। ताकि इन बच्चों के जीवन में भी जो है वो बदलाव की बयार आ सके। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो यूथ आज यहाँ बोल रहे हैं और उन युवाओं को एक राजनीतिक क्षेत्र में भी कितनी भागीदारी मिलती है, उस पर भी जो है वो राजनेताओं को सोचना चाहिए। तो आज की चर्चा में हम लोगों ने बहुत ही सार्थक बातें की और आप सब ने जो है वो यहाँ आकर के अपने विचार व्यक्त किए। उसके लिए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद और आप अपने जीवन में बहुत प्रगति करें, तरक्की करें और ऐसे ही अपने विचारों को समाज तक ले जाएँ और युवाओं को जो है वो प्रेरित करें और युवाओं को जोड़ करके इस समाज में बदलाव लाने का प्रयास करें। और आप लोग भी जो है वो इन युवाओं की बातों से कुछ समझे होंगे, कुछ सीखे होंगे। अगर आपको ये बातें अच्छी लगी, ये कार्यक्रम अच्छा लगा, तो आप अपने कमेंट करके हमें ज़रूर बताएँ। हमारे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, एक्स और फेसबुक पे जाके आप ये प्रोग्राम देख सकते हैं। वहाँ अपने कमेंट करके आप जो है वो हमें बता सकते हैं कि आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा। अगर आप व्यक्तिगत रूप से हमें कुछ जानकारी देना चाहते हैं, तो हमारा मोबाइल नंबर है 94 14 10 24 99। इस पर भी आप हमें जो है व्हाट्सएप करके अपनी जानकारी दे सकते हैं। तो आज का कार्यक्रम कैसा लगा? शख्सियत कार्यक्रम में आज हमारे साथ में 5-6 ये युवा जो है वो मौजूद रहे। युवा दिवस का ये अवसर है और इन युवाओं का ही भविष्य है, तो इनकी बातें सुनना भी बहुत ज़रूरी है। फिर मिलेंगे इसी कार्यक्रम में किसी और गेस्ट के साथ, किसी और शख्सियत के साथ, जानने की कोशिश करेंगे उनके जीवन की कहानी के बारे में और सीखने की कोशिश करेंगे कुछ ऐसे सबक जो हमारी ज़िंदगी में भी काम आ सकें। तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार।